जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक कंप्लीट रोड मैप जावा बैकएंड डेवलपर बनने के लिए। ये रोड मैप मैंने डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड किया है। टोटल इसके अंदर 10 स्टेप्स हैं। इन 10 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप एक कंप्लीट बैकएंड डेवलपर बन सकते हो जावा टेक्नोलॉजीज को सीखते हुए। अब इस रोड मैप में काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ मैंने ऐड की हैं, जिनको सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप एक बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हो। और ये रोड मैप मैंने इस तरीके से क्रिएट किया है, इस तरीके से डेवलप किया है कि अगर मुझे 2026 में दोबारा से स्टार्ट करनी हो, दोबारा से सीखना स्टार्ट करना हो बैकएंड डेवलपमेंट को विद जावा, तो मैं इसी रोड मैप को फॉलो करता। तो ये रोड मैप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, काफ़ी सारी चीज़ें आप इसके अंदर सीखोगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस रोड मैप को और स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे। देखिए जी, फर्स्ट स्टेप में आप सीखोगे डीएनएस। देखो जी, पहले तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत नेटवर्किंग के बारे में, ठीक है? कि हाँ, कैसे इंटरनेट वर्क करता है। ये चीज़ें आपको पता होंगी, तब जाके आप बैकएंड डेवलपमेंट को अच्छी तरह से सीख पाओगे। डायरेक्ट आपने कोडिंग नहीं सीखनी, ठीक है? कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि सीखने पड़ते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल होता है कम्युनिकेट करने के लिए। उसके बाद इसका एक सिक्योर वर्जन भी होता है जो कि है एचटीटीपीएस। तो इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपने क्या करना है, सिंपल चैट जीपीटी पे जाना है, ये लिखना है और वो आपको बता देगा कि ये क्या-क्या चीज़ें हैं। उसके बाद सर्वर कैसे सर्वर काम करता है, कौन-कौन से सर्वर्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वैसे जब आप सीखते हो ना, लर्निंग फेज़ में होते हो जावा टेक्नोलॉजी में, तो टॉमकैट सर्वर हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? उसके बाद क्लाइंट और सर्वर कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं। कोडिंग सीखने से पहले आपने इन बेसिक चीज़ों को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेसिक है। सेकंड स्टेप की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं लैंग्वेजेस। अब बैकएंड के अंदर काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आप यूज़ कर सकते हो। हमारे पास जावा भी है, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, गो, सी शार्प। आप चाहो इनमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हो, बट हमारी जो ये वीडियो है, ये स्पेसिफिकली हमने बनाई है जावा के लिए। तो यहाँ से हम चूज़ करेंगे जावा लैंग्वेज को और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे बैकएंड के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है हमारा फेज़ 3। और फेज़ 3 के अंदर हमें चाहिए होता है एक कोड एडिटर, जहाँ पर हम कोड लिखते हैं। अब जावा लैंग्वेज के लिए विजुअल स्टूडियो, अगर आप बिगिनर हैं तो विजुअल स्टूडियो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि हाँ, आप इसी के साथ जाओ। थोड़ा बहुत सीखने के बाद, जावा को एक्सप्लोर करने के बाद, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इंटेलिजे की तरफ जाओ, जो कि ये भी एक आईडीई है। इक्लिप्स भी अच्छा है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि विजुअल स्टूडियो पे आप बेसिक सीख लो। उसके बाद आप शिफ्ट कर जाओ इंटेलिजे पे या फिर इक्लिप्स पे। मैं इंटेलिजे यूज़ करता हूँ, इक्लिप्स भी अच्छा है, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारे पास कोड एडिटर। उसके बाद आ जाता है हमारी जावा लैंग्वेज। अब जावा लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ें हैं जो कि आपको आनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास है बेसिक्स। बेसिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं सीखना आपने, आपको पता होना चाहिए कि यार आउटपुट कैसे शो करना है, आपको पता होना चाहिए इनपुट कैसे लेना है, ठीक है? इसके अलावा आपको पता होना चाहिए वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करने हैं, फंक्शंस कैसे क्रिएट करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, लूप्स क्या होती हैं। बस इतना आपने सीख लेना है, मतलब आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद आपने आ जाना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि हाँ, क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं और सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए इंटरफेसेस क्या होते हैं। क्योंकि जब आप बैकएंड पे काम करोगे ना जावा टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हुए, तो वहाँ पर इंटरफेसेस के साथ आपका काफ़ी मामला होगा। वहाँ पर ये होते ही होते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यार इनहेरिटेंस क्या होती है, आपको पता होना चाहिए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो ये जो 4 टॉपिक है ना, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पिलर्स है। ये अगर आपको आ जाते हैं देन यू आर गुड टू गो। ये हमारी हो गई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कलेक्शंस। कलेक्शंस सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जावा के अंदर कलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हैं। कलेक्शंस के अंदर क्या होता है, हमारे पास लिस्ट होती है। लिस्ट के अंदर फिर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, हमारे पास एरे लिस्ट भी होती है, लिंक्ड लिस्ट भी होती है बहुत आसान, ठीक है? उसके बाद हमारे पास सेट होता है, उसके बाद हमारे पास मैप है और क्यू है। तो ये हमारे कलेक्शंस हैं, जो कि जावा लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है बने बनाए। हमने सिर्फ इनको यूज़ करना सीखना होता है कि एलिमेंट्स को कैसे ऐड करना है, एलिमेंट्स को कैसे रिमूव करना है, एलिमेंट्स को कैसे फेच करना है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, देन यू आर रेडी टू गो। तो कलेक्शंस के बाद हमारे पास टॉपिक है एक्सेप्शन का और फिर हमारे पास है जावा जेनेरिक।
तो ये चीजें अगर आप सीख लेते हो, जो कि इस वक्त गिव मी अ सेकंड, ये चीजें अगर आप सीख लेते हो जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं, तो मतलब ये कि आपने जावा को काफी हद तक सीख लिया। ठीक है, मैं एक्सपर्ट लेवल तक तो नहीं कहूंगा, मैं इतना कह सकता हूँ कि एडवांस लेवल तक आपने जावा को सीख लिया। ये चीजें बेसिक्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कलेक्शंस, एक्सेप्शंस एंड जेनेरिक, ये हमारे पास था स्टेप नंबर 4, और इसके अंदर हमारी जो लैंग्वेज है वो हम सीख चुके हैं। अब हम आगे मूव कर सकते हैं स्टेप नंबर 5 पे, जिसके अंदर आप सीखोगे वर्जन कंट्रोल। नॉर्मली क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वर्जन कंट्रोल ना वो काफी लेट जाके सीखते हैं। मतलब वो जावा सीख लेते हैं, स्प्रिंग बूट पे आ जाते हैं, आगे भी चले जाते हैं और वर्जन कंट्रोल आखिर में जाके सीखते हैं, बट ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जैसे ही आपने जावा को कंप्लीट किया उसके फौरन बाद आप गिट और गिटहब को सीखो, जो कि हैं हमारे वर्जन कंट्रोल। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपके माइंड में ऐसा आ रहा है कि यार ये चीजें मुश्किल होंगी, नहीं, गिट एक टूल है, बना बनाया टूल है। आपको सिर्फ 2-3 कमांड्स याद करनी है, बस उन्हीं को रन करना होता है बार बार। भूल भी जाए तो आप जाकर सर्च कर सकते हो गूगल से, सिंपल, बस आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो ये मुश्किल काम हरगिज नहीं है। और मैं अगर बताऊं कि इस पे कितना वक्त आपको लगाना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर आपको 3 दिन लगने चाहिए। बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, 3 दिन के अंदर ये चीजें कवर हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। उसके बाद हमारे पास है स्टेप नंबर 6, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है डेटाबेस। क्योंकि हम बैकएंड डेवलपर की बात कर रहे हैं, तो बैकएंड डेवलपर जो है वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है, और डेटाबेस के ऊपर आपको मास्टर करना पड़ेगा। डिफरेंट किस्म के हमारे पास होते हैं डेटाबेसिस। 2 टाइप्स आपको बताता हूँ, इसके अंदर फिर और टाइप्स आ जाती हैं। पहला है रिलेशनल, इसके अंदर भी कुछ टाइप्स हैं। दूसरा है नॉन रिलेशनल, इसके अंदर भी कुछ टाइप्स हैं। रिलेशनल के अंदर अगर आप बिगिनर हो ना, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि रिलेशनल से ही स्टार्ट करना, और एसक्यूएल को या पोस्टग्री को आप यूज कर लेना। एसक्यूएल के साथ जाओगे तो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखना ज्यादा इजी रहेगा। उसके बाद आप मूव कर सकते हो। आप नॉन रिलेशनल में आओगे तो आपको मोंगोडीबी मिलेगा और रिडेक्स मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, स्टार्ट आपने कहाँ से करना है, स्टार्ट आपने करना है रिलेशनल से। ये काफी ज्यादा इजी होता है, कॉन्फ़िगर करना इसको इजी होता है, और इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना और भी ज्यादा इजी होता है। तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, एसक्यूएल से ही स्टार्ट करना है, या पोस्टग्रे से स्टार्ट कर लो। चूज आपने रिलेशनल को ही करना है। तो ये तो हो गया हमारे डेटाबेसिस। डेटाबेसिस को सीखने के बाद हम आ जाते हैं बैकएंड पे। अब हमारा बैकएंड आया। बैकएंड के अंदर हमारे पास फ्रेमवर्क है स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग सिक्योरिटी, मतलब ये स्प्रिंग के ही आप कह सकते हो बहन भाई हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्प्रिंग के बारे में। इसके बेसिक्स आप सीख लो, क्योंकि अब हम जितनी भी एप्लीकेशंस बना रहे हैं ना, स्प्रिंग बूट को लेकर बना रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट स्प्रिंग बूट से भी स्टार्ट कर सकते हो, नो डाउट। ऐसा नहीं है, अगर आपसे कोई कहता है कि यार पहले स्प्रिंग सीखो फिर स्प्रिंग बूट पे आओ, नहीं, ऐसा नहीं है। आप डायरेक्ट स्प्रिंग बूट से भी स्टार्ट कर सकते हो। और स्प्रिंग बूट के अंदर हमारे पास एक और मॉड्यूल होता है स्प्रिंग सिक्योरिटी, जो कि सिक्योरिटी के लिए हम यूज करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब आप लॉग इन करते हैं या साइन अप करते हैं, तो वहां पर पासवर्ड देते हैं, तो पीछे कोई ना कोई सिक्योरिटी होती है हमारी, जो कि उसे चेक कर रही होती है। तो वो सिक्योरिटी हम अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग सिक्योरिटी। अगर आप स्प्रिंग बूट सीख जाते हो, जो कि हमारा फ्रेमवर्क है, तब आप मूव कर सकते हो स्टेप नंबर 8 पे। और स्टेप नंबर 8 पे हमारे पास आ जाती है एपीआई, क्योंकि अब आप स्प्रिंग बूट पे हैं, तो एपीआई तो आप तो क्रिएट करेंगे ही। ठीक है, एपीआई के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती है। हमारे पास रेस्ट एपीआई होती है, ठीक है, डाटा भेजने के लिए। हमारे पास ग्राफ क्यूएल भी होती है, हमारे पास जीआरपीसी भी होती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक सेपरेट वीडियो बनाएं जिसके ऊपर हम एपीआई को डिस्कस करें, और एपीआई की जितनी टाइप्स हैं कि हाँ यार रेस्ट क्या होता है, ग्राफ क्यूएल क्या होता है, तो इनकी टाइप्स को हम डिटेल से कवर करें। कुछ ही दिनों में मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप समझ पाओ डीपली कि हाँ एपीआई क्या होती है, कैसे इसको डिजाइन करते हैं, और इसकी टाइप्स जो है इनका क्या क्या मतलब है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए ऑथेंटिकेशन के बारे में और ऑथोराइजेशन के बारे में। इसका भी वीडियो तैयार हो रहा है, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन के अंदर कुछ टेक्नोलॉजीज है जो कि आपको सीखनी पड़ती हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है बेसिक ऑथ, मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। बेसिक ऑथ जो कि स्प्रिंग सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर देता है। इसके अंदर क्या होता है, बेसिक सी इनकोडिंग होती है, बट ये रेकमेंड नहीं किया जाता। जब भी आप कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आपको रेकमेंड ये किया जाता है कि आप इसको यूज मत करो, क्योंकि इसने जो इनकोडिंग की होती है ना, उसको क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है JWT, जेसन वेब टोकन। इसे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, हम भी यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। ऑथ, ठीक है, उसके बाद हमारे पास बेयरर टोकन, कुकीज। इनके कॉन्सेप्ट आपको आते हो कि हाँ एक एक का क्या क्या मतलब है। और अगर आप कहोगे तो वैसे कहने की जरूरत नहीं है, इस पे काम हो रहा है, ये वीडियो आपको मिल जाएगा जिसके अंदर ये सारी चीजें हम कवर करेंगे।
खैर उसके बाद अगर 8 स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज स्टेप नंबर 9। और स्टेप नंबर 9 में हमारे पास आ जाता है डिप्लॉयमेंट। मतलब ये कि आपने एप्लीकेशन बना ली, अब उसको डिप्लॉय करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और एक आपको और बात भी बता दूं कि जब आप किसी कंपनी में जाते हो ना, तो डिप्लॉय करने के लिए अलग से टीम होती है। मतलब आपकी मर्जी है, आप दो तरफ जा सकते हो, ठीक है। आप डिप्लॉयमेंट में भी जा सकते हो, अगर डिप्लॉयमेंट की और ज़्यादा टेक्नोलॉजी को सीख लेते हो आप, ठीक है, क्लाउड की टेक्नोलॉजीज को, बैक एंड डेवलपर भी हो, ठीक है। तो डिप्लॉय अगर आप खुद से कर लेते हो तो फिर सोने पे सुहागा है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट के लिए आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए। कंटेनराइजेशन का आपको पता होना चाहिए। कंटेनराइजेशन के लिए वैसे मैं यूज़ करता हूँ डॉकर, ठीक है, लेकिन वक्त के साथ साथ चेंज होना पड़ता है। प्रोजेक्ट को देखा जाता है और जो कंपनी डिमांड करती है उस कंटेनराइजेशन को हम यूज़ कर लेते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कंटेनराइजेशन का, आपको डॉकर का पता होना चाहिए, आपको कुबरनेटिस का पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपको बेसिक्स आने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, ये कहते किसको है, इतना आपको पता होना चाहिए। आपको CI/CD पाइपलाइंस का पता होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप एक्सपर्ट बनो, ठीक है। आपको इतना पता हो कि यार CI/CD होती क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, इतना आपको पता हो काफ़ी है। बस आपको डॉकर अच्छे से आता हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक अगर आप स्टेप नंबर 9 तक कर लेते हो देन यू आर गुड, आप एक बैकएंड डेवलपर बन चुके हो। मजीद अगर आप एक एक्सट्रीम लेवल पे जाने चाहते हो, वैसे स्टेप नंबर 9 तक भी कर लेते हो तो जॉब फिर भी आपकी लग जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम लेवल तक जाना चाहते हो और खुद को एक्सपर्ट बनाना चाहते हो तो स्टेप नंबर 10 पे आप आ सकते हो। स्टेप नंबर 10 में हमारे पास एडवांस टॉपिक्स हैं। एक तो हमारे पास माइक्रो सर्विसेज का टॉपिक है। स्प्रिंग बूट हमें माइक्रो सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज होती हैं। ओके, अब माइक्रो सर्विसेज क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, इनके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ। हम एक सीरीज पे स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो सर्विसेज की विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट। अभी तक हमने अपने चैनल पे अपलोड नहीं की बट बहुत जल्द अपलोड करेंगे, काम हो रहा है उस पर। तो माइक्रो सर्विसेज आप सीख सकते हो। सिस्टम डिजाइन वेरी इंपॉर्टेंट, काफी सारे बच्चे इसे इग्नोर करते हैं, सीखते ही नहीं है, बस वो कोडिंग को ही सीखते रहते हैं। सिस्टम डिजाइन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट सीख रहे हो। उसके बाद जावा के एडवांस फीचर्स आ जाते हैं। मल्टी थ्रेडिंग, ये भी जावा का एक एडवांस फीचर है, आप ये सीख सकते हो, ठीक है। थोड़ा मुश्किल है, अगर आप ना पढ़ो तो मुश्किल है, अगर आप पढ़ते हो, पढ़ने वाले हो, तब आपके लिए बहुत ईजी है। तो ये तो हो गया हमारा रोड मैप कि हाँ, ये एक रोड मैप है जिसके अंदर टोटल 10 स्टेप्स हैं। इनको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप एक जावा बैकएंड डेवलपर बन सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ से सीख सकते हो। देखो, अगर हम बात करें जावा फुल स्टैक डेवलपर सीरीज की, जो कि हमारे चैनल पे है, काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ से सीखा है, ठीक है, काफ़ी सारे लोग सीख भी रहे हैं। अगर आप सर्च भी करोगे यूट्यूब पे जाके जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, तो हमारी सीरीज आई होप टॉप पे आएगी। वैसे टॉप पे आ रही थी, अभी भी आई होप के टॉप पे ही होगी। तो वहां से आप सीख सकते हो। उसके अंदर जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर 10 स्टेप्स के अंदर कवर की है, वो सारी आपको उसके अंदर मिल जाएंगी। और क्योंकि एक पूरी प्लेलिस्ट है तो सीक्वेंस में आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें कहीं और होंगी, कुछ चीज़ें कहीं और होंगी, एक सीक्वेंस होगा। अगर ये सीरीज आप फॉलो कर लेते हो तो आई एम 100% श्योर कि इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आप एक जावा फुल स्टैक डेवलपर होंगे। अभी तो हमने बात की थी ना बैक एंड डेवलपर की, वो सीरीज फुल स्टैक डेवलपर की है, तो अच्छी बात है ना। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हो तब तो और भी अच्छी बात है। उसके अंदर हमने कुछ प्रोजेक्ट्स भी कवर किए थे। अगर आप वो प्रोजेक्ट्स भी बना लेते हो और अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड कर लेते हो तो चांसेस हैं, बल्कि 100% चांसेस हैं कि आप एक अच्छी कंपनी में हायर हो सकते हो, ठीक है। तो ये था एक रोड मैप जो कि मुझे लगता है कि अगर आप इसको इसी तरीके से फॉलो करते हैं जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, तो आई एम 100% श्योर कि आप अच्छा करेंगे करियर में। 2026 स्टार्ट हो रहा है तो आप एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हासिल कर पाओगे। तो चलिए जी, ये वीडियो यहीं तक थी। मैंने सोचा कि नए साल से पहले ये वीडियो बना लें ताकि आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।